आज हम लोग को सोवियत स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। तो सोवियत स्कूल ऑफ जो ज्योग्राफी है वह यूरोप और अमेरिका में भूगोल के विकास के साथ साथ 19वीं सदी में तीव्र गति से विकसित हुआ। रशिया के विभिन्न फैकल्टी, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में भूगोल विषय को प्रारंभ किया गया। 19वीं सदी के दौरान विभिन्न प्रकार के एटलस, मैप्स और ज्योग्राफिकल मोनोग्राफ्स को लिखा गया। पीटर द ग्रेट ने अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को बुलाया ताकि यूराल माउंटेन के पूर्व क्षेत्रों को एक्सप्लोर किया जाए, भौगोलिक सूचनाओं को इकट्ठा किया जाए, जिससे कि रशियन साम्राज्य को पूर्व की तरफ विस्तार दिया जाए। इसी तरह से रसिया में भूगोल को विकसित करने के लिए 1835 में इंपीरियल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ रसिया एस्टेब्लिश किया गया और जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी के अध्ययन को बल दिया गया, बढ़ाया गया, ताकि भौगोलिक ज्ञान जो कि इन सभी विषयों से मिलकर बनता है को मजबूत किया जा सके। 1917 के पूर्व भूगोल वेत्ता में पीपी सेमेनो, एआई बोकिको, वीवी डोकुचे, डी एननुचिन इन लोगों का योगदान है जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन को आगे बढ़ाया। इनमें पीपी सेमिनो, जिनका लाइफ स्पान 1827 से 1914 तक है, इन्होंने जुंगेरियन बेसिन, अल्टाई बेसिन, तियानसेन माउंटेन को 1858 में एक्सप्लोर किया। इसी तरह से 1888 में तुर्किस्तान डेजर्ट को एक्सप्लोर किए। कोलरिटर से प्रभावित थे, लेकिन उनके ईश्वरवादी उपागम टेलीलॉजिकल फिलॉसफी को रिजेक्ट कर दिया और ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए भूगोल का प्रायोगिक अनुप्रयोग पर बल दिए। इन्होंने बहुत प्रकार का रीजनल मोनोग्राफ्स लिखा। इसी तरह से एआई बोकिको जो हैं फेमस फिजिकल जोग्राफर्स हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं ये, और ऊष्मा और जल संतुलन पर, पृथ्वी के ऊष्मा और जल संतुलन का अध्ययन किया। कृषि को सुधारने के लिए क्लाइमेटोलॉजी के अनुप्रयोग पर बल दिए। साइंस ऑफ स्नो का अध्ययन किया और जॉर्जिया में टी, तुर्किस्तान में कॉटन, यूक्रेन में गेहूं के उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया। माना कि गली इरोजन का मुख्य कारण ओवरग्रेजिंग है और इस तरह से सेमी एरिड में उत्पादन बढ़ाने के लिए इरिगेशंस पर इन्होंने बल दिया और एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी अतिवादी पर्यावरण नियतिवाद का इन्होंने विरोध किया। इसी तरह से पीटर क्रोपोत्किन, ये वहाँ के रसिया के अतिवादी भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। एलिस रेकलस के सहयोगी रहे और भूगोल को सोशल वेलफेयर के लिए बनाने का प्रयास किए, इसीलिए इनको सोशल एनर्जिस्ट भी बोला जाता है। नॉर्थ यूरोप और साइबेरिया के फिजिकल ज्योग्राफी में योगदान किए, ज्योग्राफिकल एजुकेशंस पर बल दिया, मानव पर्यावरण संबंध पर बात किए, डिसेंट्रलाइजेशंस पर बात किए और साम्राज्यवादी और शोषणकारी बनाने के लिए भूगोल के प्रयोग को इन्होंने इनकार किया। साइबेरिया और फार ईस्ट एशिया के एक्सपेडिशंस के द्वारा उनका विचारधारा बहुत प्रभावित हुआ। सोशल डार्विनिज्म का इन्होंने विरोध किया और कोऑपरेशंस पर बल दिया। कंपटीशन के जगह उन्होंने कोऑपरेशन, सहयोग को सोसाइटी में हार्मोनी लाने का मुख्य आधार बताया। इसी तरह से जो डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर का था, और इसी तरह से जो डार्विन का सोशल डार्विनिज्म थ्योरी कि समाज में मजबूत लोग ही टिक पाते हैं, इन सबों का इन्होंने विरोध किया और म्यूचुअल कोऑपरेशंस पर बल दिया।
तभी सोसाइटी का विकास हो सकता है। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशंस का इन्होंने विरोध किया, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन का, इंपीरियलिज्म का यानी साम्राज्यवाद का, या इसी तरह से सैन्यवाद मिलिट्रिज्म का, इन सबों का इन्होंने विरोध किया। प्रमुख रूप से समाज के विकास के लिए कोऑपरेशंस को आधार बताया। तो लर्निंग थ्रू द सेल्फ डिस्कवरी एंड ऑब्जर्वेशंस, कंबाइनिंग द लोकल लैंग्वेज विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो लोकल नॉलेज को वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ जोड़ने पर बल दिए। इसी तरह से रोट लर्निंग पर इन्होंने महत्व नहीं दिया, रोट लर्निंग को, और उसके जगह संस्कृति और फोल्कलोर को, जो वहाँ का लोकल विशेषताएं हैं समाज के, उनको अध्ययन करने के लिए बल दिया। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को उन्होंने महत्व न देकर कोऑपरेशंस को महत्व दिया, और इसी तरह से कंपटीशन की जगह कोऑपरेशंस को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो कुल मिला के क्रोपोत्किन का जो योगदान है म्यूचुअल एड थ्योरी पर है, कोऑपरेशंस को वो मानते हैं ओवर कंपटीशन की जगह उन्होंने सहयोग को महत्व माना। सोशल डार्विनिज्म का आलोचना किया, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप का बात किए, रेडिकल ज्योग्राफी का उन्होंने बात किया है। इसी तरह से वीवी डोकुचियो जो हैं फर्स्ट जो प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी है रसिया में, 1885 में सेंट पीटर्सबर्ग में इनको अपॉइंट किया गया, सॉइल साइंस के ये फादर रहे, और हिज वर्क्स वर मेनली इन रसिया में रसियन भाषा में था, इसलिए वो इंटरनेशनली फेमस उतना नहीं थे उस समय, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल हेओरिजन्स इन्होंने दिया। तो मृदा के जो ओरिजन्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया। माना कि सॉइल जो होता है क्लाइमेट, उच्च आवाज़, वनस्पति, पशु जगत और पेरेंट रॉक, समय, इन सबों पर निर्भर करता है। और इस तरह से सॉइल जो है इन्वायरमेंट इंटरेक्शन से बनता है। डी.एन. अनुचिन, ये 1843 से 1923 के बीच में इनका लाइफ ऑफ स्पान है। 1887 में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी और एथनोग्राफी के ये हेड बने। जर्मनी में ये पढ़े लिखे थे यहाँ से। उनके जो शिष्य एलेसबर्ग हैं, उन्होंने रसिया में भूगोल को आगे बढ़ाया। अक्टूबर रिवॉल्यूशंस के बाद भूगोल का जो रास्ता रहा उसमें मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा से वो प्रभावित था। इकोनॉमिक प्लानिंग पर बल दिया गया, रीजनल डेवलपमेंट पर, प्रादेशिक विकास पर, रेशनल इकोनॉमिक रीजन्स की बात की गई। तो तर्कसंगत आर्थिक प्रदेश का निर्धारण करने की बात किया गया। ज्योग्राफी बिकम एन अप्लाइड डिसिप्लिन, फोकस ऑन द नेशनल डेवलपमेंट, तो राष्ट्रीय विकास के लिए इस विषय का अनुप्रयुक्ता पर बल दिया गया। स्टालिन इरा में एकेडमिक फ्रीडम लिमिटेड थी। स्कॉलर्स अपोजिंग द कम्युनिस्ट पॉलिसीज फेस्ड पनिशमेंट्स, तो जो भी साम्यवादी विचारधारा का उस समय कोई भी विद्वान विरोध करेगा उसको दंड मिलता था। पोस्ट स्टालिन पीरियड 1953 में रिसोर्स प्लानिंग, टेरिटोरियल प्लानिंग, इंडस्ट्रियल लोकेशन, रीजनल रिसोर्स इन्वेंट्री, इन सबों पर बल दिया गया। और इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के पास लोकेट करने के लिए बल दिया गया ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। एम.एन. ब्रास्की ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर बात किए हैं। यूएसएसआर का इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर इन्होंने काम किया। अर्बन ज्योग्राफी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह से 1921 में स्टेट प्लानिंग कमीशन ने रीजनल प्लानिंग करना शुरू किया। यूएसएसआर को 21 प्लानिंग रीजन्स में बांटा और ज्योग्राफर को अर्थशास्त्री और इंजीनियर लोग के साथ काम किए ताकि रीजनल प्लानिंग हो सके, इंडस्ट्रियल लोकेशन हो सके, संसाधन विकास हो। जैसे यूराल का कुजनेट्स इंडस्ट्रियल रीजन्स बनना को महत्व दिया गया। इसी तरह से नीपर बेसिन इंडस्ट्रियल रीजन्स बना। ब्रांस्की ने रीजनल अप्रोच को महत्व दिया और इस तरह से पर्यावरण नीतिवाद का विरोध किया। रशियन रिवॉल्यूशंस के बाद फिजिकल ज्योग्राफी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन हुआ। क्लाइमेट फोरकास्टिंग होने लगा। इसी तरह से हीट एंड मॉइस्चर बजट का अध्ययन किया गया।
हाइड्रोलॉजी और वाटर बजट पर बात की गई, ग्लेशियल प्रोसेस स्टडी पर बात किया गया, आकार मिति भू आकृति पर बात किए गए। तो इस तरह से फिजिकल ज्योग्राफी में योगदान है। सॉइल क्लासिफिकेशन किया गया है, बायो ज्योग्राफी का इकोलॉजिकल अप्रोच लाया गया। सोवियत ज्योग्राफर्स का दार्शनिक आधार भी यहाँ पर है, जिसमें अनुचिन का बुक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी बहुत फेमस किताब है। इन्होंने भूगोल को यूनिफाइड ज्योग्राफी माना, फिजिकल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डिवीजन का विरोध कर दोनों को एक दूसरे का अनुपूरक माना। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का आलोचना किया, इसी तरह से इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का भी, और पॉसिबिलिज्म्स और नियो डिटर्मिनिज्म को आगे बढ़ाया दिया गया, जिससे कि इको सस्टेनेबल भी रहे। सोवियत ज्योग्राफर्स ने ज्योग्राफी को लैंडस्केप्स साइंस माना, न कि रीजनल साइंस। तो केवल तथ्यों का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये लैंडस्केप साइंस है। लैंडस्केप साइंस एक डायनेमिक सिस्टम्स होता है, जिसमें वो हीट और वाटर सर्कुलेशन होती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है, सीजनल चेंजेज होता है। इस तरह से फिजिकल रीजनलाइजेशंस पर बात किए, रीजनल प्लानिंग पर, रीजनल सिंथेसिस पर। इसी तरह से गैरी समो जो हैं, इन्होंने ट्रेडिशनल लैंडस्केप्स को, जो परंपरागत भूदृश्य विज्ञान है उसको उन्होंने अपर्याप्त माना और कंस्ट्रक्टिव ज्योग्राफी को महत्व दिया, जिसमें कि वाटर और हीट बैलेंस की बात होगी, जिसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए। इसी तरह से कृषि उत्पादन का वैज्ञानिक प्रबंधन, ह्यूमन कंट्रोल ओवर द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, मानव जो है तकनीक के माध्यम से नेचर पर कंट्रोल कर सकता है। ब्रांस्की ने सिटी का क्लासिफिकेशन किया, जिसके लिए उसने एटलस, गजेटियर्स, इंसाइक्लोपीडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का उपयोग किए, और इस तरह से अर्बन ज्योग्राफिकल रिसर्च पर बल दिया। कंटेम्प्रेरी सोवियत ज्योग्राफी में रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की गई, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शंस। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे सस्टेनेबिलिटी अब आधार बन गई, जिससे कि कंस्ट्रक्टिव रिसर्च हो। ज्योग्राफी शुड हैव सॉल्व द प्रैक्टिकल सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं को प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सके भूगोल, ऐसा भूगोल का उद्देश्य हो गया। नेचर और सोसाइटी में इंटरेक्शन की बात की गई, रिसाइकलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स हो पर बात हुआ, रिसोर्स रीयूज साइकिल्स को डेवलप करने पर बात किया गया, टेरिटोरियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने पर बात हुआ। कुल मिला के सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स कोर विषय बन गया। एनवायरमेंटल क्वालिटी और संसाधन संरक्षण को मेंटेन रखने के लिए फोकस किया गया, और इस तरह से भूगोल नेचुरल रिसोर्सेज का वैज्ञानिक प्रबंधन और टिकाऊ विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला विषय बन गया, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सके। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि सोवियत ज्योग्राफर्स किस तरह से अपने आप को आज के रूप में ढाल पाया। थैंक यू।